नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है डीआरडीओ से। दोस्तों दरअसल डीआरडीओ की कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक नए अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैक्ट व्हीकल पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे कि अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक के आधार पर ही बनाया जाएगा। और इसके लिए डीआरडीओ की सीवीआरडी ने एक टेंडर भी जारी किया, जो कि इस आर्म्ड यूजीवी के हार्डवेयर इंटीग्रेशन, इसके विकास और इसकी सप्लाई के लिए है। यही नहीं, इसमें ऑटो लोडर का डिजाइन और विकास भी शामिल है। कहा जा रहा है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म डेटा पैटर्न्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर एक लोएस्ट बिडर के तौर पर उभरी है, जिसने सबसे कम बोली लगाई है, जिसने हाईटेक रोबोटिक सिस्टम लिमिटेड, L&T इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से कम बोली लगाई है। बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर डेटा पैटर्न इंडिया को मिल जाता है तो वो इसके सभी उत्पादों की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 28 महीनों के भीतर करेगी। दोस्तों अगली खबर एलएसी से आ रही है। चीन लगातार एलएसी पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और अब उसने एक नए हाईवे बनाने की परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बारे में रिपोर्ट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी छपी है, जिसमें कहा जा रहा है कि तिब्बत की लोहंज काउंटी से सिंजियांग क्षेत्र में काशगर स्थित माझा तक जाने वाला यह हाईवे नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजना में शामिल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर लंबा हाईवे और मोटरवे बनाना है। दरअसल चीन बुनियादी ढांचे में निवेश के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों एलएसी के साथ ये नए हाईवे योजना की रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत और चीन दोनों ही एक दूसरे के सामने तनातनी करके खड़े हैं, जिसमें कि चीन गतिरोध हल करने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था कि चीन ने भारत की सीमा से सटे डोकलाम के पास पूरी तरीके से एक गाँव बसा लिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये गांव उस जगह से 9 किलोमीटर की दूरी पर है जहां 2017 में भारत और चीन की सेना का आमना सामना हुआ था। दोस्तों जिस तरीके से चीन सीमा के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ठीक भारत भी उसी तरीके से सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी को वहां पर बढ़ा रहा है। तो ये एक जवाब है चाइना को। अभी तक जो चालबाजी इन्होंने चली थी, अब उसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर आईएनएस विक्रमादित्य को लेकर आ रही है। दरअसल खबरें ये आई थी कि भारत के एकमात्र विमान वाहक पोत इसमें आग लग गई। नेवी ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ये जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया और गनीमत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और इस घटना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। बता दें कि ये घटना ऐसे वक्त पर हुई जब आईएनएस विक्रमादित्य समुद्री ट्रायल कर रहा था। हालांकि दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य काफी पुराना हो चुका है, 10 साल और सेवाओं में रहेगा। ऐसे में दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हर बार हम यही बोल रहे हैं कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत है, क्योंकि निकट भविष्य में भारत के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो इंजन निर्माण को लेकर आ रही है। दोस्तों खबर ये आ रही है कि डीआरडीओ ने अभी तक किसी भी इंटरनेशनल पार्टनर को नहीं चुना है एएमसीए के इंजन निर्माण के लिए। हालांकि ये चौंकाने वाला मामला हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि लगातार हम यही कह रहे हैं कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर इंजन डेवलप करेगा, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अभी तक डीआरडीओ ने किसी पार्टनर को नहीं चुना है, यानी कि भागीदार को नहीं चुना है। और अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि रोल्स रॉयस और साफरान के साथ बातचीत चल रही है और फ्रांस की फर्म साफरान तो अपने प्रपोजल को पहले ही भारत को सौंप चुकी है, जिसमें कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया जाएगा और इस इंजन निर्माण की लागत $6 बिलियन आएगी और नया इंजन 2035 में ही सामने आएगा। अगली खबर दोस्तों FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर आ रही है। दोस्तों बोइंग ने अभी हाल ही में अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का एक वीडियो जारी किया था, जिसे भारतीय नौसेना के शोर बेस आईएनएस हंसा पर शूट किया गया था। साथ ही बोइंग ने कहा कि इस फाइटर जेट ने अपने सभी ट्रायल्स पूरे किए। बता दें कि यूएस नेवी के 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट्स जब भारत आए थे तो उन्होंने कई बार इसकी जंप परीक्षण भी किए और अलग अलग वैरायटी के साथ उड़ान भरी, जिसमें कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस कॉन्फ़िगरेशन में। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि भारतीय नौसेना 26 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट के लिए 2022 के अंत में इसे फाइनल कर सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के कमांडिंग चीफ जो कि मेंटेनेंस कमांड के हैं, उन्होंने कहा कि वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड ने स्वदेशी रूप से कई तरीके के उपकरण तैयार किए हैं, जिनमें कि Su-30 एयरक्राफ्ट के लिए टायर्स, फाइटर जेट्स और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए बैटरी। साथ ही भारतीय वायुसेना के कमांडिंग चीफ ने कहा कि अब हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन वस्तुओं का पूरी तरीके से आयात 2025 तक बंद हो जाएगा, यानी कि भारत इनका इंपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस कमांड अब 200 क्रिटिकल एवियोनिक्स कंपोनेंट्स पर काम कर रही है, जिन्हें कि देश में बनाया जा रहा है। इसके अलावा मेंटेनेंस कमांड ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने 95% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, केवल कुछ जरूरी स्पेयर पार्ट्स को छोड़कर। और पिछले 5 सालों में भारतीय वायुसेना ने करीबन 600 करोड़ रुपए बचाए हैं, वो भी स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करके। दोस्तों अगली खबर भी चाइना से आ रही है। दरअसल चीन ने मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान भारतीय सीमा से नजदीक अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ एलिफेंट वॉक किया है। इस दौरान चीनी वायुसेना ने अपने शनाक्षी Y9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने रनवे पर सीध में आकर शक्ति प्रदर्शन किया। इन विमानों ने एक के बाद एक उड़ान भरी और हवा में कई फॉर्मेशन बनाए।
हालांकि चीन ने यह नहीं बताया कि इस एक्सरसाइज को पश्चिमी हिस्से के किस इलाके में अंजाम दिया गया। चीन का दावा है कि उसका ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खराब रनवे और मौसम में भी अपने सामान और ट्रुप्स को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। ऐसे में भारतीय सीमा के नजदीक इस एक्सरसाइज को तनाव के हालात में सैनिकों और साजो सामान की तुरंत तैनाती के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने पैंगोंग के अपने वाले एरिया में अपने हेलीकॉप्टरों के साथ भी एक्सरसाइज की है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि चीन केवल यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो तैयार है। ऐसे में दोस्तों चीन भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको इस बात का पता चल चुका है कि भारतीय सेना अब पीछे हटने वाली नहीं है। ये तब से डटी हुई है और उसके सैनिकों की हालत देखकर आप समझ चुके होंगे कि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे में भारतीय सैनिकों के जज्बे को देखते हुए चाइना शक्ति प्रदर्शन और दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो से आ रही है। दोस्तों भारत के लोगों को अब जल्द ही अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिलेगा। इसे लेकर इसरो स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट तैयार कर रहा है। आने वाले समय में दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट का मार्केट कई मिलियन डॉलर का होगा। इस रेस में जल्द ही भारत भी शामिल हो जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि धरती की सबसे करीबी सतह पर जाने के लिए स्पेस एजेंसियां स्वदेशी फ्लाइट तैयार करने में लगी हुई हैं। अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने वाले मिशन को भारत ने गगनयान नाम भी दिया है। बता दें कि इसरो इस समय दुनिया के 61 देशों के साथ मिलकर स्पेस एक्टिविटी के कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन की तैयारी हो चुकी है। जल्द ही भारत 1 या 2 लोगों को स्पेस में भेजेगा। इसके लिए इस साल के अंत तक 2 ट्रायल किए जाएंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। दोस्तों इसरो ने इस साल चंद्रयान 3 लॉन्च करने से पहले परीक्षणों की एक श्रृंखला तैयार की है। कहा जा रहा है कि 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा। मिशन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सभी परीक्षणों के अच्छे परिणाम मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लो ग्रेविटी कंडीशन, इंजन फायरिंग और कैमरा टेस्ट करने के लिए हैंगिंग कंडीशन सिमुलेटर का भी प्रदर्शन किया है। सभी पैरामीटर्स योजना के अनुसार थे। हालांकि अभी भी बहुत सारे परीक्षण किए जाने बाकी हैं और मिशन के अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है। बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के विपरीत मिशन के हिस्से के रूप में ऑर्बिटर नहीं ले जाएगा। इसमें केवल एक प्रपल्जन मॉड्यूल होगा जो लैंडर और रोवर को अलग होने तक ले जाएगा और प्रपल्जन मॉड्यूल कोई प्राथमिक पेलोड नहीं ले जाएगा। दोस्तों अगली खबर भी इसरो से ही आ रही है। दोस्तों बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV को 2022 के अंत में लॉन्च करेगा। बता दें कि SSLV 55 किलोग्राम के पेलोड को 500 किलोमीटर प्लानर ऑर्बिट में ले जाएगा और 300 किलोग्राम के वजन वाले पेलोड को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होगा। यानी कि दोस्तों SSLV जो कि एक लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, इसके जरिए भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और उपलब्धि करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।